जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। हम सभी हिंदी ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत अब तक हमने शब्द विचार तक के सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है कि शब्द विचार किसे कहते हैं। और उसके अंतर्गत हमने देखा है कि शब्दों को का जो वर्गीकरण किया गया वो चार आधारों पर किया गया था। उन चारों आधारों का भी हमने अध्ययन कर लिया था। लास्ट में जो सबसे अंतिम आधार था वो प्रयोग या रूपांतर के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण था। उसमें हमने देखा था कि शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी को भी चार चार भागों में बांटा गया था, जिसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में भी चार थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। और हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सभी टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जिसका अध्ययन हमें करना होता है। इसलिए विकारी शब्द संज्ञा, विकारी शब्द सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब का अध्ययन हम करेंगे अलग अलग। तो अभी उसके पहले हमने तो विकारी शब्द संज्ञा का अध्ययन कर लिया था, संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था, संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब हमें विकारी शब्द सर्वनाम का अध्ययन करना है। चलिए सर्वनाम अब पढ़ते हैं। सर्वनाम में वैसे शब्द आते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर संज्ञा को ही इंगित करने वाले कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हो गया सीता। सीता एक संज्ञा है और सीता के बदले हम वह कह, सीता एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है। तो जो वह शब्द है वो एक सर्वनाम है और उस सर्वनाम को हम यूज कर रहे हैं संज्ञा सीता के बदले। ठीक वैसे ही राम जो है, राम हो गया ये संज्ञा, और राम एक लड़का है, वह बहुत पढ़ने में तेज है, तो वह जब हम दूसरे शब्द सेंटेंस में ला रहे हैं तो वह हो गया सर्वनाम। और हम ये देख रहे हैं कि जो ये वह है वह राम को ही इंगित कर रहा है, वह राम को ही इंगित कर रहा है, इसलिए थी ये जो वह है वो राम को इंगित कर रहा है, इसलिए ये जो वह है वो सर्वनाम है। आइए अब हम सर्वनाम का डिफिनेशन देख लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन, जो इंग्लिश में हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया वह, उसका, उसकी, मेरा, तुम्हारा इत्यादि, ये सभी सर्वनाम हो गए। और जिससे सर्वनाम का यूज हम इसलिए मानिए कि हम कोई निबंध लिख रहे हो, हम कोई निबंध लिख रहे हैं और बार बार जो निबंध का टॉपिक है उसको अगर बार बार हम लिखते हैं तो वैसे जो निबंध होता है वो उतना आकर्षक नहीं लगता, उसमें सुंदरता भी नहीं आती है। तो निबंधों में एक तरह से कह लें कि सौंदर्य लाने के लिए, उसके अंदर उसको आकर्षक बनाने के लिए, और साथ ही बार बार निबंध का जो टॉपिक है वो बार बार प्रयोग न हो, इसके लिए हम सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे मान लें कि हमें भारत, भारत एक टॉपिक है जिसपे हमें निबंध लिखना है। हम लिखना शुरू करेंगे तो भारत एक देश है जो एशिया में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है।
भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है एवं छोटा राज्य गोवा है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे हम बार 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 भारत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रयोग बार बार भारत नाम का प्रयोग करने से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं और बार बार भारत भारत यूज कर रहे हैं। तो उससे जो जो हमारा निबंध है वो उतना सुंदर भी नहीं लग रहा। लेकिन भारत की जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें। जैसे भारत में हमारे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख किलोमीटर है। और यहाँ की सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो राजस्थान है। इस तरह देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ और भी ये सब जो वर्ड का यूज कर रहे हैं वो सर्वनाम है। इसका तो ये सब सर्वनाम है। हम ये जो यूज कर रहे हैं वो भारत के संदर्भ में भी कर रहे हैं, भारत के लिए ही कर रहे हैं। और इससे जो हमारा निबंध है बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। इस तरह से बार बार किसी नाम को यूज करने से बचने के लिए यूज में और किसी भी निबंध में किसी भी वार्ता में सुंदरता लाने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। सर्वनाम सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। वैसे हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में सर्वनाम में अंतर होता है। इंग्लिश में यदि हम पढ़े तो प्रोनाउन जो होता है उसको 10 भागों में बांटा गया, लेकिन जो हिंदी का सर्वनाम है उसके केवल 6 ही प्रकार होते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के प्रकार हैं। अब हम लोग लाइन से एक एक सर्वनाम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला जो सर्वनाम के प्रकार था उसमें हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुष के नाम के बदले जो भी सर्वनाम आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुष में जो हिंदी में पुरुष शब्द का हम यहाँ पे पुरुष शब्द कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जेंडर होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो सिर्फ उसमें इस पुल्लिंग ही आएगा, सिर्फ उसमें पुरुष प्रजाति ही आएगी नहीं, बल्कि अगर हिंदी में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुषवाचक तो वहाँ जो पुरुष शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी है और पुल्लिंग के लिए भी है। तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि पुरुषों के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषों, और इन पुरुषों में आएंगे स्त्रीलिंग भी तथा पुल्लिंग भी। पुरुषों के नाम के बदले उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैं हो गया, मैं एक पुरुष के लिए मैं का प्रयोग कोई टेबल, जो टेबल होगा वो तो मैं बोलेगा नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है, निर्जीव वस्तु कभी बोलता नहीं है। तो जो मैं जो उच्चारण करेगा वो कोई व्यक्ति ही करेगा, कोई स्त्री करेगी या पुरुष करेगा। तो हम देख रहे हैं कि पुरुषों के ये जो मैं आ रहा है वो राम राम कहेगा, माना कि राम है, राम कह रहे हैं कि मैं एक लड़का हूँ। राम ये बात कह रहा है कि मैं एक लड़का हूं, तो वो अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैं का जो प्रयोग हो रहा है वो एक पुरुष के लिए हो रहा है, एक पुल्लिंग के लिए हो रहा है। वही हम सीता हो गई, वो बोले कि मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ सीता भी मैं का प्रयोग अपने लिए कर रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मैं का प्रयोग हो रहा है पुरुष के लिए हो रहा है, किसी पुरुषों मतलब स्त्री और पुल्लिंग दोनों के लिए हो रहा है। तुम हो गया, वह हो गया, उसका हो गया, इत्यादि। ये सब जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन प्रकार हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया पहला, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया उत्तम पुरुष। ये जो प्रथम पुरुष होता है वो जो जो व्यक्ति बोलता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। तो यदि मैं बोलूंगी तो मैं मतलब जो व्यक्ति बोलेगा वो वही शब्द का यूज करेगा जो उस पे लागू होता है। तो मैं, हम लोग, ये सब जब हम बोलते हैं तो हम अपने लिए ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो जो होगा वो प्रथम पुरुष के लिए आता है। और प्रथम पुरुष में जो व्यक्ति बोलता है वही होता है प्रथम पुरुष। तो ये हो गया मैं, हम, मुझे, हम लोग इत्यादि। ये प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष वह पुरुष होते हैं जो सुनते हैं, अर्थात मैं जो बात कह रही हूँ और अगला जो है वो मेरी बात सुन रहा है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। और यदि हम उसको संबोधित करेंगे तो हम बोलेंगे तुम, तुम्हारा, तुम लोग। तो ये जो होता है वो मध्यम मध्यम पुरुष के शब्द होते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम लोग, ये सब मध्यम पुरुष के सर्वनाम हो गए। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो लोग होते हैं जिसके बारे में मैं और जो अगला वाला है मध्यम पुरुष, अर्थात प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बीच जो वार्ता हो रही है और जिसके बारे में हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में हो रही है वो है उत्तम पुरुष। अर्थात हम बात कर रहे हैं, अगले से कह रहे हैं कि वह बहुत सुंदर है, तो हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। और उत्तम पुरुष अर्थात हम दोनों किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे तो या तो बहुत अच्छा होगा या तो उसकी बुराई कर रहे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो हमें ग्रामर में बताया गया वो उसकी बुराई न देखकर उसकी अच्छाई देखकर उसे उत्तम पुरुष कह के संबोधित किया गया है, अर्थात उत्तम पुरुष हो गया। तो इस जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अर्थात किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष हो गया। तो जिसके बारे में हम दोनों में प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष बात करते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के लिए हम मैं या तुम तो कहेंगे नहीं, हम कहेंगे वह, उसका, उन लोगों का। तो ये जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं। वह, उसका, उन लोगों का इत्यादि। ये जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं।
ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें अगला जो सर्वनाम है वो देखना है। अगला जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निज शब्द का अर्थ होता है वो अपना, जो कहते हैं निजी व्यक्ति है, निजी काम है, मतलब अपना पर्सनल काम है। तो वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं अपने की स्वयं अपना ही बोध कराते हैं, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो निज जो निजी या अपना का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निज या अपना का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वो हो गया, मैं स्वयं ही खा लूंगा। मैं स्वयं ही खा लूंगा। तो यहाँ जो स्वयं है, यहाँ जो शब्द यहाँ स्वयं आ रहा है, तो ये जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो जो स्वयं है वो अपने के लिए बोध कर रहा है, स्वयं अपना ही बोध हो रहा है। तो जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला एग्जाम्पल है तुम खुद ही चले जाओ। तुम खुद ही चले जाओ, तो जो खुद शब्द है वो एक सर्वनाम शब्द है जो उस व्यक्ति के लिए आ रहा है कि तुम खुद ही चले जाओ। तुम और खुद दोनों उसके लिए ही है और उसकी निजता का बोध करा रहा है। तो सर्वनाम जो वो निजवाचक, खुद जो हो गया वो तुम का निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं आप ही साइकिल चला लूंगा। मैं अपने आप ही साइकिल चला लूंगा। तो जो यहाँ अपना है वो एक निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो मेरी निजता का बोध करा रहा है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की निश्चय होने का बोध हो, वो कहलाते हैं सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन दे लेंगे। वैसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, भाव या वस्तु के निश्चय होने का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय होने का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मोहन है। वह मोहन है। श्याम उसका पुत्र है। यहाँ देख रहे हैं कि जो वह शब्द है वो एक निश्चितता का बोध करा रहा है कि वही मोहन है, अर्थात मैं जानती हूँ कि वही मोहन है, उसके अलावा कोई और मोहन नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि उसके निश्चित होने का बोध करा रहा है कि मोहन वही है। तो जो हो गया मोहन वो एक निजवाचक सर्वनाम है। वही यहाँ देख रहे हैं श्याम, श्याम उसका पुत्र है, अर्थात श्याम किसी और का नहीं, श्याम
मतलब एक व्यक्ति है जिसके लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो उस श्याम जो है वो उसी का पुत्र है। तो इस बात से हम निश्चय है, निश्चिंत है, कि इस बात निश्चित है कि जो श्याम है वो उसी का पुत्र है। इस तरह से देख रहे हैं कि जो निश्चयवाचक शब्द है वो किसी भी वस्तु को निश्चय होने का बोध करा रहे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं कि जिस बात को हम कह रहे हैं वो दिख रहा है, वो उसका प्रमाण है। इस तरह से वैसे ये जो शब्द हो गया वो निश्चयवाचक शब्द हो गया। अगला जो होता है वो अनिश्चयवाचक शब्द होता है। अगला जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे नंबरिंग छूट गया है, ये हमारा 4 नंबर है। इसके पहले हमने 3 पढ़ लिया। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो, वो जो शब्द होता है वो अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। इसका डिफिनेशन इस प्रकार हो सकता है कि वैसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, भाव या वस्तु के अनिश्चित होने का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक शब्द जैसे कोई होगा, थोड़ा दूध दो, थोड़ा दूध दो। यहां हम देख रहे हैं कि कोई होगा, कोई होगा, थोड़ा दूध दो। कोई किसी किसी को भी निश्चित नहीं का, अर्थात हम जानते नहीं, ये निश्चित नहीं है कि कौन है, बस हम इतना जानते हैं कि कोई है, उसके बारे में हम पूरा निश्चित नहीं है कि वो कौन है, क्या है। इस तरह से ये जो कोई हो गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ होगा थोड़ा दूध दो। थोड़ा मतलब कितना दे, 1 लीटर दे, आधा लीटर दे, 250 दे, 100 ग्राम दे, 50 ग्राम दे, इसलिए हमारे पास कोई निश्चित नहीं है कि हम कितना दूध दे। तो ये जो थोड़ा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा के साथ संबंध को जोड़ते हैं। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ जो तो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये संबंध को ला रहा है। इस तरह से हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ संबंध को जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ संबंध को जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे भी हमने देख ही लिया, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अगला जो वह कौन सी पुस्तक है, वह कौन सी पुस्तक है जो तुमने ली है। जो तुमने ली है, यहाँ हम देख रहे हैं कि वह, यहाँ पे जो तो है वो संबंध जोड़ रहा है वह के साथ मैं का। यहाँ जो पुस्तक के साथ जो तुमने ली है वो संबंध जोड़ रहा है, तो इसमें जो और तो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम सब जिससे प्रश्न होने का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हो गया कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। वह क्या है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। वह क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति, कौन, कौन जो यूज हो रहा है वो किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, और हम जानते ही हैं कि सर्वनाम वो शब्द कहलाते हैं संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। तो यहाँ
हम उस व्यक्ति के नहीं जानते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, अर्थात संज्ञा के बदले ये प्रश्न के रूप में प्रयोग हो रहा है। कौन? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या है, मतलब वो कोई वस्तु है जिसके बारे में हम नहीं जानते और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न के रूप में कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इस तरह से हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देख लिए: पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे विकारी शब्द जो सर्वनाम है, उस सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया विकारी शब्द सर्वनाम का। अब अगला हम जानेंगे विकारी शब्द विशेषण के बारे में। दैट्स ऑल। जय हिंद।